देखिएगा अब यहाँ पे कि ये जो दो मैंने बड़े बड़े कारण बताए हैं आप लोगों को, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के, एक पिंडारियों का दमन किया जाना, और दूसरा ट्रीटी ऑफ पुणे। अब आप लोग ये समझें कि जो पेशवा बैठे हुए हैं बाजीराव सेकंड पुणे में, दे डिसाइडेड, और उन्होंने तय कर लिया है कि दे डिसाइडेड टू डिफीट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना है या सबक सिखाना है और इंडिया से पूरी तरह से बाहर करना। ठीक है, और इस काम के लिए, इस मुहिम के लिए उन्होंने हेल्प मांगी है, सपोर्ट हासिल किया है किससे? अपने मराठा सरदारों से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें होलकर की, सिंधिया की और भोसले की, उन्होंने एग्री कर लिया है, दे वांट टू सपोर्ट पेशवा, क्या किस काम के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब आप चीज़ों को समझें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कि आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ ट्राई किया था कि इन मराठा सरदारों को एक दूसरे से सेपरेट रखा जाए, एक दूसरे से दूर दूर रखा जाए। ठीक है, ये काफ़ी कोशिश की गई थी। इट मीन्स ब्रिटिशर्स ट्राइड to divide the Maratha Confederacy by signing separate peace treaty with individual after second Anglo-Maratha war। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश की थी कि इन मराठा सरदारों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, जिससे इनकी पावर्स बढ़ जाती है, इनमें कम्युनिकेशन रोका जाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपने रेसिडेंट को अपॉइंट किया हुआ था, इनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा था कि इन्हें एक दूसरे से नेगोशिएशन, इनके बीच में आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, कम्युनिकेशन ना हो पाए। ठीक है, इसी कारण इनसे अलग अलग सेपरेट पीस ट्रीटी भी साइन की गई थी, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हमने देखी। देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कोशिश की गई है किसके द्वारा? पेशवा के द्वारा, सीक्रेटली। ठीक है, सीक्रेटली ये मुहिम उन्होंने शुरू की है, और जिसमें 3 मराठा सरदारों ने अपने सपोर्ट भी दिखा दिए। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स काफी कुछ चाहते थे कि इन्हें सेपरेट रखा जाए, लेकिन अब भी इन मराठा सरदारों और पेशवा के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, एक बॉन्ड जो है वो रहता है। ठीक है, डिस्पाइट द ब्रिटिश एफर्ट्स टू डिवाइड द मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा चीफ स्टिल हैड अ बॉन्ड विथ पेशवा। इट मीन्स अभी भी मराठा सरदारों और पेशवा के बीच में एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है, एक बॉन्ड उनके बीच में बन जाता है। ठीक है, एंड भोसले, सिंधिया एंड होलकर वर रेडी टू सपोर्ट पेशवा, और पेशवा की इस मुहिम में भोसले, सिंधिया और होलकर रेडी हो गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए, गायकवाड़ से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, और गायकवाड़ अब भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि गायकवाड़ के ऊपर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, तो वो तो इस गेम से बाहर ही है। अब बचते हैं 4 लोग, एक पुणे में पेशवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी, अच्छा पेशवा कौन है? वो है बाजीराव द्वितीय। इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं वो हैं कौन? तो वो हैं होलकर, सिंधिया, और तीसरे आपके अप्पाजी भोसले, जो उस समय नागपुर के मराठा सरदार थे, अप्पाजी भोसले। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब देखिए, पेशवा हैड टू टेक अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशवा के पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ा दायित्व है कि मराठा सरदारों को एक साथ लाना है, एक बड़ी सी फोर्स तैयार करना है, एक बड़ी सी आर्मी तैयार करना है, क्योंकि ड्यू टू ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस उनके पास अब सेना नहीं थी। उनकी सेना धीरे धीरे क्या होने लगी थी? कमजोर होने लगी थी और छोटी होने लगी थी, क्योंकि उन्हें वो तो डिपेंड हो चुके थे ब्रिटिश फोर्स पर। तो इनकी अपनी जो सेना थी वो तो लगभग एंड की ओर थी। ठीक है, तो अब क्या था? पेशवा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड बाजीराव वर सीन इन ऑल टुगेदर इन अ न्यू अवतार ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस समय पर बाजीराव द्वितीय एक नए अवतार में दिखाई दिए। उन्होंने अपना जो रूप रंग था, जो अपनी स्ट्रेटेजी थी, वो एक वॉरियर के रूप में चेंज कर ली। ठीक है, तो सीक्रेटली वो अपने महल में युद्ध की तैयारी करने लगे। ठीक है, युद्ध की जो स्किल्स है वो सीखने लगे। ठीक, अंदर ही अंदर वो सीक्रेटली ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। युद्ध की या योद्धा की जो स्किल्स है वो अंदर ही अंदर सीख रहे थे। ठीक है, बाजीराव सेकंड बिगेन टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन फॉर वॉर। तो वो सीक्रेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉर्स की, युद्ध की, क्योंकि उन्हीं के पुणे के क्षेत्र में ही ब्रिटिश रेसिडेंसी भी है, ब्रिटिश रेसिडेंट है, जो खुफिया तौर पर भी नजर रखता है किसके ऊपर? पेशवा की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो काफी सीक्रेटली अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे अपने शनिवार बाड़ा में। ठीक है, पेशवा ने अपने जो खजाने थे वो पूरे लुटा दिए ताकि वो एक बड़ी सेना बना सके, और साथ ही उन्होंने अपने खजाने में से, अपने पैसे में से डोनेशन दिया है, एक पार्ट दिया है, एक बड़ा पार्ट दिया है किसको? एक बड़ा हिस्सा दिया है किसको?
बाकी के जो मराठा सरदार थे, यानी कि सिंधिया को, भोसले को और होलकर को, ताकि वो भी अपनी 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 सेपरेट और बड़ी बड़ी सेनाएं बना सके। ही स्टार्टेड टू गेदर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, और उन्होंने एक बड़ी सेना क्या कर ली थी, तैयार भी कर ली थी। ठीक है, पेशवा गेव अ लॉट ऑफ मनी टू भोसले, सिंधिया एंड होलकर टू रीबिल्ड देयर आर्मी एज वेल। ठीक है, तो देखिए उस समय ना ये लोग, ये जो मराठा सरदार थे, एक समय पर काफी स्ट्रॉन्ग थे, काफी मजबूत इनकी सेनाएं थी, क्योंकि ये इंडिविजुअली इनके पास इतनी अथॉरिटी थी, इतनी पावर थी, अपनी सेनाएं खुद बना लेते थे। जब से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, मराठा सरदार वीक होने लगे थे। सिंधिया और होलकर में अब उतनी अथॉरिटी, उतनी पावर, उतनी पकड़ नहीं बची थी जितनी हम पहले देखते थे। और महजी सिंधिया का कितना इन्फ्लुएंस था 18वीं सेंचुरी में, काफी शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे महजी सिंधिया। ठीक है, तो यहाँ पे ना मराठा सरदार उतने वीक, उतने कमजोर, उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी। तो क्या किया है यहाँ पे, जो पेशवा हैं वो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं और अपने, उन्होंने जो खजाने थे वो लुटा दिए हैं अपने सरदारों पर, और सीक्रेटली वो भी अपने, उनकी भी सेनाएं, उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी करवा दी। ठीक है, आगे क्या होता है, पेशवा एंड सिंधिया वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश लिंक्स विद अदर किंगडम्स इंक्लूडिंग द सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह एंड द किंग ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे दो लोग काफी ज्यादा मजबूती से काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक्टिव रोल में काम कर रहे हैं। एक है पेशवा और दूसरे हैं सिंधिया। तो पेशवा और सिंधिया ने बाकी जो इंडियन रूलर्स थे उनको भी संदेश भिजवाए हैं। जैसे उस समय पंजाब के सबसे शक्तिशाली जो शासक, जिनका जो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना, और उनके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति में हमने पंजाब वाले टॉपिक को डिस्कस किया हो, जिसमें हमने रंजीत सिंह का साम्राज्य पढ़ा था। तो रंजीत सिंह की अगर बात की जाए, जो पंजाब के एक महान शासक थे, 1799 से अगर देखा जाए, 1799 से अगर देखा जाए तो 1839 तक पंजाब में जो सिख साम्राज्य था उसकी स्थापना ही किसने की थी, रंजीत सिंह ने की थी। तो अगर इंडिया की बात करें ना, तो इस पूरे टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के बाद, अब यहाँ पे 19th सेंचुरी भी आ गई है, तो इस दौरान ना इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई स्वतंत्र राज्य है जो अपनी दम पर काम कर रहा है, अपनी दम पे रन हो रहा है दैट टाइम पर, तो दैट टाइम जो सिक्योर्ड एम्पायर है, जो इंडिपेंडेंट एम्पायर है, वो है सिख एम्पायर। कौन सा एम्पायर? सिख एम्पायर, जिस पर अंग्रेजों ने अभी तक उंगली उठाने की कोशिश नहीं की है, आंख दिखाने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, क्योंकि ये एम्पायर काफी पुराना भी नहीं है। एम्पायर बना ही कब था? ये बना है 1799, 1799 में। ठीक है, तो 1799 में एम्पायर बना है। उसके पहले अफगानियों का काफी इन्फ्लुएंस था, वहां पे अफगानी इन्वेजन्स काफी चलते थे, इसलिए भी सिखों, ब्रिटिशर्स ने वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये जो एम्पायर है ना, ये 1849 तक चलता है, 1849 तक, फिर अंग्रेज यहाँ पर भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगले टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे, एंग्लो सिख वॉर, किस तरह से सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ पे ना आप लोग बस ये समझें कि क्या होता है कि सिख साम्राज्य के जो रूलर थे रंजीत सिंह, उनको भी संदेश पहुंचाया है। नेपाल के जो राणा रूलर थे, नेपाल में भी राणाओं का रूल था, उनको भी संदेश पहुंचाया है। ठीक है, किस किस के द्वारा? पेशवा और सिंधिया के द्वारा। लेकिन इस संदेश को पहुंचाने के दौरान सिंधिया जो हैं वो यहाँ पे चूक जाते हैं और सिंधिया पकड़ में आ जाते हैं, किसके? ब्रिटिश रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई और ब्रिटिश रेसिडेंट ने पकड़ लिया है सिंधिया को मैसेज भेजते हुए या कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए जिससे कि उन्हें शक हुआ किस पर? सिंधिया पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। ब्रिटिश रेसिडेंट गोट टू नो अबाउट द सिंधिया एंड प्लान ही वाज कॉट। ठीक है, तो यहां पर सिंधिया को पकड़ लिया है इस योजना, इस प्लान के तहत। अब क्या होता है आगे कि सिंधिया जो है, जो इस समय तक काफी एक्टिव रोल में दिख रहे थे पेशवा के साथ, अब सिंधिया को सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी जो दो कॉन्फेडरेसी है, जो दो कॉन्फेडरेसी है, वो अभी भी किसके साथ है? वो अभी भी किसके साथ है? वो अभी भी पेशवा के साथ है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें सिंधिया की, अब सिंधिया को तो पकड़ लिया है। अब क्या किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? नवंबर 1817 में, इन नवंबर 1817 में, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो पुणे के पेशवा पर शक हुआ था कि ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं, तो उन्होंने पुणे की संधि कर ली थी किसके साथ? पेशवा के साथ, और उनके टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था, गंगा के उत्तर और तुंगभद्रा के साउथ वाली। और जो गायकवाड़ था उसके क्लेम से भी उसका भी जो दावा था वो खत्म करवा दिया था, वहां से भी टैक्स वसूलना बंद करवा दिया था। अब सिंधिया पर शक हुआ और सिंधिया पकड़े गए हैं,
तो नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। तो यहाँ पे 1817 में की गई ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर that was signed by the Britishers and the सिंधिया ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर के सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन की है, दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस ट्रीटी का मकसद क्या है। इस ट्रीटी का मकसद यह है कि ग्वालियर के जो सिंधिया हैं वो सपोर्ट करेंगे, वो हेल्प करेंगे किसकी, ब्रिटिशर्स की, फॉर सरप्रेसिंग पिंडारी। पिंडारियों को दमन करने में कौन सहायता करेंगे, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सपोर्ट ब्रिटिश एफर्ट्स फॉर सप्रेसिंग पिंडारी। तो इस ट्रीटी का बेसिक मकसद है सप्रेस करना पिंडारी इन्फ्लुएंस को। ठीक है, फॉर सप्रेसिंग पिंडारी इन्फ्लुएंस, पिंडारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए ग्वालियर का सपोर्ट चाहिए होगा, और ग्वालियर का सपोर्ट मिलेगा जिससे पिंडारियों का दमन होगा। ठीक है, तो ये ना चाहते हुए भी ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने अब सपोर्ट कर दिया है किसे, ब्रिटिशर्स को, और ये जो मुहिम चल रही थी, इस मुहिम में वो एक प्रकार से न्यूट्रलाइज हो गए हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो गए हैं, तटस्थ हो गए। अब वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे किसका, पेशवा का। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, सिंधिया को मजबूरी में ये बात माननी पड़ी और सिंधिया न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, अब सिंधिया यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए हैं, सिंधिया अब काम नहीं करेंगे। अब बचा कौन है, अब बचे हैं कौन, अब बचे हैं आपके एक तो पेशवा, दूसरे भोसले, तीसरे होलकर। अब गेम में दो कॉन्फेडरेसी है, एक भोसले, दूसरे होलकर, और सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कौन, पेशवा। बाकी जो गायकवाड़ थे वो तो पहले से भी नहीं थे, तो वो तो अब यहाँ पे वैसे भी नहीं है, और साथ में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सिंधिया, वो भी अब यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने साइन कर लिया ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और अंग्रेजों के साथ अब वो सपोर्ट करेंगे सरप्रेस करने में किसका, पिंडारियों का दमन करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, इससे पहले कि कोई और सरदार पकड़ा जाता, इससे पहले कि कोई और मराठा सरदार पकड़ा जाता अंग्रेजों के हाथों, पेशवा ने यह तय कर लिया कि अब उसे युद्ध का आगाज कर देना चाहिए। ठीक है, पेशवा डिसाइडेड टू अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे पेशवा ने यह तय कर लिया है कि अब उन्हें अटैक कर देना चाहिए, कि इससे पहले उनके कोई और मराठा सरदार को ब्रिटिशर्स जो है पकड़ लें, या उनकी जो एक्टिविटी है उसको चेक कर लें, उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया है, हमला करने का विचार बना लिया है। और बाजीराव ने क्या किया, बाजीराव ने पुणे में जो रेसिडेंसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस रेसिडेंसी में आग लगा दी। ठीक है, और पूरी तरह से उस रेसिडेंसी को क्या कर दिया, जलाकर खत्म कर दिया। तो ये एक इवेंट था, इस इवेंट से ये वॉर स्टार्ट हो जाता है, ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। बाजीराव सेट द पुणे रेसिडेंसी ऑन द फायर। ठीक है, उसने पुणे रेसिडेंसी को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया। पुणे ब्रिटिश रेसिडेंसी वाज कंप्लीटली बर्न्ड। तो पुणे की जो ब्रिटिश रेसिडेंसी थी वो पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती। ठीक है, अब पुणे के पास ही ब्रिटिशर्स का एक आर्मी बेस था, ठीक है, खिड़की नाम से। तो खड़की का जो ब्रिटिशर्स का बेस था, उस पर अब उन्होंने अगला प्लान बनाया है कि अब जो अगला अटैक होगा वो खड़की में जो ब्रिटिशर्स का आधार है, बेस है, उस पर हमला होगा। ठीक है, तो उन्होंने अब प्रिपरेशन कर लिए। पुणे के पास जो खड़की में ब्रिटिशर्स की जो सेना का फोर्स था, का जो हेडक्वार्टर था, उस पर हमला करने की। ठीक है, वहीं जो एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पुणे के रेसिडेंसी पे की थी, ब्रिटिश रेसिडेंट पर, ऐसी की ऐसी एक्टिविटी किसने की, भोसले ने कर दी। और भोसले ने भी अपनी एरिया की ब्रिटिश रेसिडेंसी में हमला कर दिया। ठीक है, तो भोसले ने भी यही काम करा, भोसले ने भी यही एक्टिविटी कर दी। और फिर भोसले ने भी एक वॉर जो है, अटैक जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब देखिए क्या होता है, बाजीराव सेकंड ने खड़की के ब्रिटिश कैंप पर अटैक कर दिया था, और इसी दौरान एक नागपुर वाला जो एरिया था जहां पे भोसले रूल कर रहे थे, वहां पे सितबल्दी एक करके एक स्थान था, एक जगह थी सितबल्दी। तो सितबल्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अटैक या वॉर डिक्लेयर कर दिया था, किसने, यहां पे भोसले ने। तो भोसले ने सितबल्दी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमला कर दिया है।
इन्होंने खड़की नामक स्थान पर हमला कर दिया है। ठीक है, हालांकि इन दोनों युद्धों में भोंसले की भी हार हो गई है और इस युद्ध में पेशवा की भी हार हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि अब देखिए इनकी जो फोर्स है ना वो उतनी मजबूत नहीं है, उतनी ट्रेंड नहीं है, उतने अच्छे वेपन्स ऑब्वियसली अब इनके पास नहीं होंगे। और इतने दिनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत हो गई है, इतनी उनकी फोर्सेस तैयार हो गई है, इतनी ट्रेंड फोर्स, न्यू वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी इनके पास है कि इजीली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ही ऑफिसर से कुछ ही सेनाओं ने इनकी सेनाओं को इजीली क्या कर दिया है, पराजित कर दिया। ठीक है, तो यहां से पेशवा की हार हो गई, यहां से भोंसले की हार हो गई है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम यहां पे होगी कि ये दोनों लोग हार गए। इसके बाद क्या होता, दिसंबर 1817 में होलकर ने अटैक शुरू कर दिए और होलकरों ने अगर देखा जाए तो महिदपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया। यहां पर सबसे आखिरी में होलकर ने हमले कर दिए हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो हमले हैं इन कॉन्फेडरेसी से हुए हैं। अब यहां होलकर का जो हमला हुआ है वो महिदपुर से हुआ है, इंदौर के पास ही, उज्जैन के पास जगह आती है महिदपुर की। तो महिदपुर से हमला हुआ है किसका, होलकर का। होलकर ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला किया, बट होलकर की भी इस युद्ध में क्या हो गई, हार हो गई। ठीक है, तो 1817 आते आते होलकरों की भी हार हो गई है, भोंसले की भी हार हो गई है, और पुणे में जो पेशवा थे उनकी भी हार हो गई है खड़की के युद्ध में। हालांकि पेशवा यहां से भाग जाते हैं इस युद्ध के बाद अपनी सेना के साथ, और कहां चले जाते हैं, साउथ इंडिया चले जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स को ये शक था कि ये जो पेशवा हैं ये अगेन हमला करेंगे, अगेन जो है विद्रोह करेंगे। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब ये हरा देते हैं होलकर को महिदपुर में, तो वहां पर होलकर के साथ एक ट्रीटी होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो इनके साथ कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। मंदसौर की संधि साइन की जाती है होलकर्स के साथ। ठीक है, पेशवा की अगर बात की जाए तो वो कहाँ गए, साउथ इंडिया चले गए हैं, और उनको पकड़ने के लिए, उनको कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स की फोर्स साउथ में जाती है। ठीक है, और वहीं पर इनकी जो फोर्स है ब्रिटिशर्स की, ये कोरेगांव नामक स्थान पर रेस्ट कर रही होती है। उसी दौरान पुणे के जो पेशवा थे उनकी सेना ने कोरेगांव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स पर अटैक कर देते हैं। तो वहीं पर लड़ा जाता है बैटल ऑफ कोरेगांव। कोरेगांव की लड़ाई लड़ी जाती है, इतिहास में इसे कोरेगांव के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इस कोरेगांव के युद्ध में भी पेशवा की क्या हो गई, हार हो गई। ठीक है, तो पेशवा ना खड़की में जीते ना कोरेगांव में जीते। ठीक है, हर एक युद्ध में पेशवा की हार हो गई है, और पेशवा फिर से भाग गए हैं, और वो कंटिन्यूअसली भागते जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उनकी जो रनिंग है वो चल रही है। और वो किससे भाग रहे हैं, किससे बच रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स से। फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक उनकी ये रनिंग चालू रही, और फाइनली जून 1818 में पेशवा ने सरेंडर कर दिया है किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। अल्टीमेटली बाजीराव सेकंड हैड टू सरेंडर इन द जून 1818। ठीक है, तो जून 1818 ये डेट है, आप लोग ध्यान रखिए, इन जून 1818, जून 1818 में पेशवा ने क्या कर दिया है, पेशवा ने सरेंडर कर दिया है किसके सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। पेशवा बाजीराव सेकंड सरेंडर। तो यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और इसी के बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है डिसीजन लिया जाएगा गवर्नर जनरल के जरिए, और गवर्नर जनरल का ये डिसीजन आता है कि अब जो है पेशवाशिप को खत्म कर दिया जाएगा, एंड पेशवाशिप वॉज अबोलिश्ड। तो यहीं से पेशवाशिप क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। पेशवाशिप समाप्त कर दी जाती है, अब कोई भी पेशवा नहीं बनेगा। ठीक है, और यहीं से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज एंडेड। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन कर ली थी, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। और पेशवाशिप को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टेरिटरी कैप्चर की गई थी, ठीक है, जो भी टेरिटरी पेशवाओं की थी या जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो कैपिटल थी, ठीक है, उन सारी टेरिटरी को मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, टेरिटरी कैप्चर्ड
वॉज मेड द पार्ट ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। लेकिन कौन सी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीन बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास जो साउथ में जाती है, वेस्ट में मुंबई थी, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो कलकत्ता सबसे पहली और सबसे मजबूत प्रेसिडेंसी थी, जो ब्रिटिशर्स का सेंटर भी था और कैपिटल के रूप में भी था। तो यहाँ पे जितनी भी टेरिटरी कैप्चर करी है मराठों की, ठीक है, पुणे के पेशवा की, ठीक है, इस पूरी टेरिटरी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्या मान लिया गया है? क्षेत्र मान लिया गया है। और अब यहां पर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस होगा, ब्रिटिशर्स का ही पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया। पेशवा बाजीराव की अगर बात करें तो इतने दशकों से, इतने सालों से उनके जो फोरफादर थे, उनके जो पूर्वज जिस टेरिटरी पर रहते थे, जहां से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वहां से इन्हें अब ये दंड दिया गया है, वहां से इन्हें रिमूव किया जाएगा, वहां से इन्हें दूसरे किसी क्षेत्र में आपको भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिए कि पेशवा बाजीराव वाज वेनिस्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ हिज फोरफादर। तो अपने पूर्वजों के क्षेत्र से, जहां पे कई वर्षों से, दशकों से इनके पूर्वज रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, इन्हें दंड दिया गया और वहां से इन्हें दूर भेज दिया गया है। कहां पर भेज दिया गया है? तो कानपुर के पास, कानपुर कहां है? तो कानपुर आप लोगों को पता है यूपी में। तो यूपी में कानपुर के निकट, कानपुर के पास बिठुर नामक एक विलेज में, बिठुर नामक एक छोटे से गांव में भेज दिया गया है। ठीक है, ही वाज सेंट टू बिठुर नियर द कानपुर। ठीक है, तो बिठुर नामक स्थान पर भेज दिया गया है पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय को, और लगभग 1841 में उनकी वहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन साथ ही इन्हें पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड को पेंशन भी तय कर दी गई थी, इन्हें पेंशन दी गई थी, और पेंशन जो थी वो इनकी तय थी, निर्धारित थी, और धीरे धीरे पेंशन की जो रकम थी, जो वैल्यू थी, वो कम की जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हालांकि आखिरी में, अंत में आते आते 1851 के लगभग इनकी जो पेंशन है वो क्या कर दी थी? खत्म कर दी गई थी, पेंशन देने से मना भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, अच्छा, इनका कोई पुत्र नहीं होता, बाजीराव द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना एक पुत्र एडॉप्ट किया था, अपने एक संतान क्या की थी? गोद ली थी, जिसका नाम था नाना साहेब। इनका जो दत्तक पुत्र था उसका क्या नाम था? नाना साहेब। और नाना साहब जो थे उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया था एज अ लीडर के तौर पर, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट में नाना साहब की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाना साहब वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड, और ड्यूरिंग द रिवोल्ट नाना साहब डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट पेशवा, क्योंकि पेशवाशिप तो खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने आप को अगला पेशवा डिक्लेयर कर दिया था इन ग्वालियर में। ठीक है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट में। तो जो पेशवा डिक्लेयर किया था वो इनके दत्तक पुत्र थे, जिनका नाम था नाना साहब, और 1857 के रिवोल्ट में उनका काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ये बात को समझें कि पेशवाशिप कैंसिल हो गई है और खत्म कर दी गई है, और इन्हें कहां भेज दिया गया है? इन्हें भेज दिया गया है कानपुर के पास बिठुर नामक स्थान पर, और इनकी पेंशन क्या कर दी गई है? तय कर दी गई है, और बाकी मराठा सरदारों के साथ भी यही रुख किया गया है। अच्छा, एक चीज और, इन्हें इतना बुरा जो दंड दिया गया है ये दिखाने के लिए था अन्य भारतीय रूलर्स को, अदर जो भारतीय रूलर्स थे, अदर जो इंडियन रूलर्स थे, उनको ये दिखाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि यदि किसी इंडियन रूलर के द्वारा, इफ एनी इंडियन रूलर, अगर वो वायोलेट करता है द प्रोविजंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, तो आपको किस तरह का दंड दिया जा सकता है, आपको क्या आपके साथ किया जा सकता है। ठीक है, इफ एनी इंडियन रूलर आर वायोलेटिंग द कंडीशंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस, देन आपके साथ क्या होगा वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किसको दंड देकर? द पेशवा ऑफ पुणे, पुणे के पेशवा को दंड देकर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंडियन शासक सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद उसका अगर वायोलेशन करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, ये दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए, साथ ही आपको इतना ज्यादा भी वो नहीं कर सकते हैं कि इंडियन रूलर्स को इतना ज्यादा अगर परेशान करेंगे तो जो पब्लिक है वो भी क्या कर सकती है? रिवोल्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने साथ ही क्या किया, जैसा वो हमेशा करते आ रहे हैं, जैसे जब आपने पढ़ा था एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में टीपू सुल्तान और हैदर अली को पूरी तरह से जब समाप्त कर दिया गया। पहले हैदर अली की बात की जाए तो 1782 में डेथ हो गई थी हैदर अली की ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने वॉर को कंटिन्यू रखा था, और ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 श्रीरंगपट्टनम में अपने लोगों को, अपनी राजधानियों को बचाते हुए टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद अंग्रेजों ने ना उस मैसूर साम्राज्य का बहुत ज्यादा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया, कुछ मराठों को दे दिया, कुछ निजाम को दे दिया, जैसा कि उनकी संधियां हुई थी इन लोगों के साथ।
और भी छोटा सा जो मैसूर स्टेट बचा, उस मैसूर स्टेट को जो वहां के पूर्वज थे, जो वहां के पूर्व रूलर्स थे, बडियार वंश के शासक, उन्हें क्या कर दिया था, दे दिया था। ठीक है, हालांकि उनके बिहाफ में उनके साथ भी ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस की गई थी। एज इट इज अब यहां पर क्या होगा कि मराठा साम्राज्य पूरी तरह से आ गया है किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। लेकिन मराठा साम्राज्य किसने शुरू किया था, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हम सभी को पता है द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वाज द छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ही जो पूर्वज थे उन्हीं को यहाँ पर अगेन क्या कर दिया गया, स्टेब्लिश कर दिया गया है। और उन्हीं के एक पूर्वज थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक पूर्वज थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। उन्हें यहाँ पर सतारा के एक छोटी सी क्षेत्र की, सतारा के एक छोटे से एरिया का क्या बना दिया गया है, रूलर डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस तरह से पूरे मराठा साम्राज्य में अपना नियंत्रण अंग्रेजों ने बना लिया। ठीक है, प्रताप सिंह द लाइन्ड डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी वाज मेड रूलर ऑफ द स्मॉल प्रिंसिपलिटी सतारा। तो जो छोटा सा साम्राज्य था, जो छोटा सा एरिया था, वहां का रूलर बना दिया है प्रताप सिंह को। ठीक है, शिवाजी के वंशज। और ज्यादा समय तक नहीं, 1856 1856 के लगभग 1856 में ही जब आएगी आपकी हड़प नीति। किसकी नीति, हड़प नीति। इट मींस जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो एक कंसेप्ट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत सबसे पहला स्टेट जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में शामिल किया जाएगा या हड़पा जाएगा वो होगा सतारा। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प नीति के तहत अगर किसी को हड़पेगी तो वो पहला ही स्टेट कौन सा होगा, आपका सतारा होगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के जो वंशज होंगे वो। उसके पीछे क्या पॉइंट, उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है, यदि किसी इंडियन रूलर का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता है, इफ नॉट हैव एनी रियल सक्सेसर, देन उसे पार्ट मान लिया गया, देन उसे मर्ज कर लिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरी में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, सबसे पहले ही नंबर पे आता है सतारा। इसके अलावा झांसी की बात की जाए, बघात की बात की जाए, जैतपुर की बात की जाए, तो और ऐसी 7 टेरिटरीज थी जिन्हें क्या किया था, ऑक्यूपाई किया गया था। और 1856 में ही लास्ट जो टेरिटरी थी जो डलहौजी ने ऑक्यूपाई की थी, क्योंकि डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि लगभग 8 टेरिटरी, 8 या लगभग 9 टेरिटरी या लगभग 8 को उसने ऑक्यूपाई किया था, जिसमें एक नाम आता है अवध का। 1856 में अवध को भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट अवध के पीछे टारगेट जो कारण था वो ट्रीटी ऑफ लैप्स नहीं था। ठीक है, हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। उसके पीछे जो कारण था वो था एलिगेशंस ऑफ मिस गवर्नमेंट दैट वाज परफॉर्म्ड बाय द लास्ट नवाब ऑफ अवध हु वाज वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं अवध में। इस बात का आरोप लगाते हुए उनकी टेरिटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में क्या कर लिया गया था, ऑक्यूपाई कर लिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होता है। किस तरह से ब्रिटिशर्स को सक्सेस हासिल हुई है, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ड्यूरिंग दी 3 बैटल्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो ट्रीटीज है ना वो ध्यान रखना है आप लोगों को। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था तो 4 ट्रीटीज हुई थी, जिसमें सबसे पहले ही नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के और ट्रीटी ऑफ बड़गांव 1779 में, और फिर आती है ट्रीटी ऑफ सबसे आखिरी में सालवाई 1782 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट महजी शिंदे और अंग्रेजों के बीच में। फिर अगर हम बात करें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की तो वहां पर भी सबसे ही महत्वपूर्ण है 1782 में जो ट्रीटी होती है 1802 में जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ बासी या ट्रीटी ऑफ बेसाइन। ठीक है, पेशवा के द्वारा, बाजीराव सेकंड के द्वारा। फिर दूसरी ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव 1803, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1805 होलकर के साथ। और फिर अगर हम बात करें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यहां से ट्रीटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन ट्रीटीज के ऊपर नहीं आते हैं। फिर भी ध्यान रखेंगे ट्रीटी ऑफ पुणे होती है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होती है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर भी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर 4 का, जिसमें हम बात कर रहे हैं विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में। और अब जो आपका टॉपिक होगा वो होगा विक्ट्री ऑन सिख।
ठीक है, विक्ट्री ऑन पंजाब। पंजाब में जो सिख साम्राज्य था और सिख एम्पायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1799 से लेकर 1849 तक ये एम्पायर चलता है। और इस एम्पायर को बिल्डअप ही किसने किया था? तो इस एम्पायर को बिल्डअप किया था सुकरचकिया मिसल में जन्म लेने वाले एक काफी ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्ति ने, जिसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में अपनी स्किल से, अपनी वॉर स्किल से ये कैप्चर करते हैं किसे? लाहौर को, 1801 में अमृतसर को, और धीरे धीरे एक बड़ा सा मराठा सिख साम्राज्य वो स्टेब्लिश कर लेते हैं और काफी मजबूत, शक्तिशाली और अपनी सेना को काफी स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न ऑक्यूपेड इक्विपमेंट से लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन 1839 में जब इनकी मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के 10 साल के बाद ही आपसी संघर्ष और आपसी मनमुटाव और आपसी षड्यंत्रों के कारण ये साम्राज्य 10 साल में ही क्या हो जाता है? धराशायी हो जाता है। और 2 आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों की इस टेरिटरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। दैट वाज द लास्ट एंड बिगेस्ट इंडियन एम्पायर दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय इतिहास में अंतिम जो सबसे बड़ी टेरिटरी है जिसको अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई किया था, वो था सिख एम्पायर। ठीक है, अवध की बात करें ना, तो अवध बेसिकली अंग्रेजों का कंट्रोल था। अवध पर अंग्रेजों का कंट्रोल था इनडायरेक्टली। ठीक है, 1856 में जब अवध को ऑक्यूपाई किया था तो इजीली कर लिया गया था, उसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन सिखों का जो पूरा साम्राज्य था उसे 2 युद्धों के माध्यम से क्या किया था? ऑक्यूपाई किया गया था। ठीक है, तो आंग्ल सिख युद्ध फर्स्ट 1845 में होता है और आंग्ल सिख युद्ध सेकेंड जो 1849 में होता है। इन दोनों युद्धों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए अफगान विक्ट्री और सिंध को भी अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई किया था। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हल्का हल्का सा वहां पर भी हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उतना डीप में हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है।